Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं सत्र 2022-23 के, उनके लिए जो परीक्षा हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो आपका एक पेपर था एजू बीएड 104 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन या समसामयिक भारत और शिक्षा, जिसका एग्जाम 25 फरवरी 2023 को हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव के प्रश्नों को देखा था और सेक्शन बी या ऑब्जेक्टिव के बहुविकल्पीय प्रश्नों के 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। और आज के इस क्लास में, इस वीडियो में, जो अन्य 20 क्वेश्चंस बच गए हैं या 20 प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक को हम लोग आज के इस क्लास में, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, आपकी स्क्रीन पर है। द क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, दैट इज एनएफसीएच, फाउंडेड? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 1960 या 1960, बी 1970 या 1970, सी है 1992 या 1992 एंड डी है 2002 या 2002। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्र सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी या एनएफसीएच की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न है। तो कब हुई थी? 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। सो हियर द C option is right option. NFCH, that is National Foundation for Communal Harmony, is an autonomous organization under Ministry of Home Affairs that was established on 19th February. कब हुआ? 19th February 1992, 19 फरवरी 1992 को, 19 फरवरी 1992 को NFCH की स्थापना हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ए ऑपरेशन स्टार्टेड द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट? निम्न में से किसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी है सर्व शिक्षा अभियान 2002, सी है एजुकेशन पॉलिसी 1968 एंड डी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1991 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना जो है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्ट जो है, वो किस जो है अभियान या नीति के द्वारा लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? दैट इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 की रिकमेंडेशंस पे जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना स्टार्ट की गई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ नेशनली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दैट बिगन इन 1987। कब हुआ? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके रिकमेंडेशन में 1987 में शुरू हुआ था। दैट बिगन इन 1987, डायरेक्टली ऑफर्स द पब्लिकेशंस ऑफ द राजीव गांधी एनईपी इन 1986 टू प्रोवाइड द बेयर मिनिमम क्रिटिकल फैसिलिटीज टू ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स इन द कंट्री। और इस योजना में क्या था कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं या प्रारंभिक जो स्कूल हैं या प्राथमिक स्कूल हैं, उसमें कम से कम जो है मिनिमल क्रिटिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, कम से कम जितनी न्यूनतम सुविधाएं होनी चाहिए उनको इंश्योर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की रिकमेंडेशंस पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू की गई थी और वह 1987 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 या क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लर्निंग शुड बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं ए कंटेंट ओरिएंटेड या विषय वस्तु अभिमुखी, बी टेक्स्ट बुक फोकस्ड या पाठ्य पुस्तक केंद्रित, सी एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक एंड डी प्रैक्टिकल या
व्यवहारात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसी होनी चाहिए? द लर्निंग शुड बी एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक होनी चाहिए। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, education must adopt experimental learning including hands-on learning, arts integrated and sports integrated education, storytelling based pedagogy etc। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या प्रयोगात्मक अधिगम की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, व्हाट डज द एनईपी 2020 बाय एम्फेसिस ऑन? एनईपी 2020 किस पर बल देती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, परीक्षा के लिए पढ़ने पे, बी मेमोरी बेस्ड लर्निंग या स्मरण आधारित शिक्षा, सी है प्रैक्टिस एंड ड्रिल या अभ्यास और ड्रिल, एंड डी इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या वैचारिक समझ। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वैचारिक समझ या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल देती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज emphasis on conceptual understanding and improving educational outcomes so that children can implement the acquired knowledge and skills in real life। तो conceptual understanding पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो emphasis करती है। तो यहाँ पे होना चाहिए लेज। What does the NEP 2022 lays emphasis on? That lays emphasis on conceptual understanding. So here the D option is right option. Now the next question, question number 25. प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि What does the National Education Policy 2020 recommend? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए मल्टीलिंग्विज्म या बहुभाषावाद, बी मोनोलिंग्विज्म या एक भाषावाद, सी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम या पाठ्यक्रम का मानकीकरण, एंड डी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट या आकलन का मानकीकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर की सिफारिश करती है प्रश्न है। तो आपने यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुभाषावाद या मल्टीलिंग्विज्म की बात बहुत अधिक की गई है, इस पर फोकस किया गया है। एनईपी हैज ए सेगमेंट कॉल्ड मल्टीलिंग्वेशन एंड पावर ऑफ द लैंग्वेज। एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक सेगमेंट ही है मल्टीलिंग्विलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। In this segment, the policy has an emphasized mother tongue or local language or regional languages as the medium of instruction at least till grade 5 but preferably till grade 8 and beyond। अर्थात जो मल्टीलिंगुअलिज्म का जो सेगमेंट है बहुभाषावाद का, उसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि जो विद्यार्थी की मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो या लोकल लैंग्वेज है, उस भाषा में हमको विद्यार्थी को शिक्षा देना चाहिए। कम से कम कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक भी प्रयास करना चाहिए, और हायर एजुकेशन भी हमको इसी में देने का प्रयास करना चाहिए। सो एनईपी प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इन बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन एज मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन स्ट्रेसेस यूजिंग स्टूडेंट्स मदर टंग और नेटिव लैंग्वेज और टीच स्टूडेंट्स एज इट मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। तो लर्निंग इफेक्टिव या जो अधिगम है वह प्रभावशाली बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है, बहुभाषावाद की बात करती है, और कहती है कि विद्यार्थी को उसके मातृभाषा में, उसके क्षेत्रीय भाषा में, उसके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जिससे कि लर्निंग क्या हो, इफेक्टिव हो सके। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन एनईपी 2020? निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया है? योर ऑप्शंस आर, ए इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा, बी इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल, सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, सी न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर या नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एनईपी 2020 है उसमें आप देखेंगे इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा की बात की गई है। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल से सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई है। न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर या नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना भी आई है 5+3+3+4 की। एंड यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है, वर्धा स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स? वर्धा योजना निम्नलिखित में से
किस नेता से संबंधित है? और आपके विकल्प हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक एंड सी महात्मा गांधी एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो वर्धा योजना किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विद महात्मा गांधी जी। वर्धा स्कीम इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और वर्धा स्कीम में किसकी बात कही गई थी? इन वर्धा स्कीम they focused on free and compulsory education to be provided for 7 years through mother tongue, मातृभाषा में, और जो प्राथमिक शिक्षा है वो जो है क्या हो, निःशुल्क हो और अनिवार्य शिक्षा देने की बात वर्धा स्कीम या वर्धा योजना में कही गई थी, और इससे संबंधित है महात्मा गांधी जी, ये उनकी योजना थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 प्रश्न है Which of the following is a stage of universalization of education? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? एंड योर ऑप्शंस आर ए यूनिवर्सलिटी ऑफ द सिस्टम या व्यवस्था की सार्वभौमिकता, बी है यूनिवर्सलिटी ऑफ द एडमिशन या व्यवस्था प्रवेश की सार्वभौमिकता, सी है यूनिवर्सलिटी ऑफ स्टेबिलिटी या स्थिरता की सार्वभौमिकता, एंड डी है उपर्युक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न क्या है? Which of the following is a stage of universalization of education? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक चरण है, कौन सा है? तो अगर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सिस्टम की हम बात करें, व्यवस्था की सार्वभौमिकता तो है ही, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एडमिशन की बात करें, प्रवेश की सार्वभौमिकता तो वह भी है, यूनिवर्सलिटी ऑफ स्टेबिलिटी या स्थिरता की सार्वभौमिकता की बात करते हैं तो वह भी है। सो हियर इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द right option. Universality of the system, universality of the admission and universality of the stability, these all are the stages of universalization of education. शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विभिन्न चरण हैं, व्यवस्था की सार्वभौमिकता या प्रवेश की सार्वभौमिकता या स्थिरता की सार्वभौमिकता। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है मुदालियर कमेटी वाज फॉर्म्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के आदेश पे, बी एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री के आदेश पे, सी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर, एंड डी है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर। तो मुदालियर कमेटी या मुदालियर समिति का जो गठन हुआ तो किसके ऑर्डर पर हुआ था? दैट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन या केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Central Advisory Board of Education ordered for the formulation of Mudaliar Committee. So here the C option is right option. Now the next question, question number 30, प्रश्न संख्या 30 प्रश्न है Who is called the father of modern education in India? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Your options are A चार्ल्स ग्रांट, बी क्लाइव, सी बैंटिंग एंड डी कार्नवालिस। तो किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चार्ल्स ग्रांट इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न है इन विच ईयर वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंटेड और एस्टेब्लिश्ड? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? और आपके ऑप्शन हैं ए 27 जनवरी 1902 को, बी है 27 जनवरी 1907 को, सी है 15 जनवरी 1908 को, एंड डी 15 अगस्त 1947 को। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन या भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति हुई थी दैट वाज अपॉइंटेड और एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 जनवरी 1902 या 27 जनवरी 1902 को जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। द इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1902 by Lord Curzon to make recommendations for reforms in university education in India। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसकी रिकमेंडेशंस के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है 1902 में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 32 प्रश्न है वी वांट टू सी द स्प्रेड ऑफ सच एजुकेशन इन इंडिया द पर्पज ऑफ विच इज द स्प्रेड ऑफ द डेवलप्ड आर्ट्स, साइंस, फिलोसफी एंड लिटरेचर ऑफ यूरोप, दैट इज यूरोपियन नॉलेज, दिस इज द थॉट ऑफ। हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका है? योर ऑप्शंस आर ए गांधी जी, बी क्लाइव, सी गुड एंड डी ग्रांट। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो विचार हो किसका है? इट इज द
थॉट ऑफ चार्ल्स वुड, या वुड जी का विचार है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वुड जी चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वुड, he said that we want to see the spirit of such education in India, the purpose of which is the spirit of the developed arts, science, philosophy and literature of Europe, that is European knowledge, and this is the thought of Charles Wood. So here the C option is the right option. Now the next question, question number 33, प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33 है, which title was given to a student of theology during the Muslim period? मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्रों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? एंड ऑप्शन आर ए फाजिल, बी आलिम, सी काबिल एंड डी पासिल लिखा है। तो ए तो पासिल तो होता है, ये फाजिल, आलिम एंड काबिल होते हैं। अब हम बात करते हैं जो फाजिल होता है, दैट वो जो डिग्री है वो दी जाती थी, वो उपाधि दी जाती थी तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को। जो काबिल है वो दी जाती थी साहित्य के विद्यार्थियों को, और जो आलिम है वो दी जाती थी धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों को। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को आलिम उपाधि दी जाती थी, फाजिल दी जाती थी तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के उपाधियों को, और काबिल दी जाती थी साहित्य के विद्यार्थियों को। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आलिम टाइटल वाज गिवन टू स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी ड्यूरिंग द मुस्लिम पीरियड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34, प्रश्न है द मेन एम ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया वाज टू, भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। एंड योर ऑप्शंस आर ए डेवलप स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का विकास करना, बी कैरेक्टर डेवलपमेंट या चरित्र का निर्माण करना, सी प्रमोट इस्लाम या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, एंड डी नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में जो मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था दैट वाज प्रमोशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन, या टू प्रमोट इस्लाम, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ही जो है मुस्लिम शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य रहा था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35, प्रश्न है व्हिच रिचुअल वाज परफॉर्म्ड इन द चाइल्डहुड व्हेन द चाइल्ड लेफ्ट द मोनेस्ट्री, लिफ्ट नहीं होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, मिनिस्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार होता था? एंड योर ऑप्शंस आर ए पबज्जा, बी उपसंपदा, सी उपनयन एंड डी जात कर्म। पबज्जा संस्कार, उपसंपदा, उपनयन या जात कर्म। तो ध्यान दीजिए, जो उपनयन संस्कार है ये तो वैदिक काल से संबंधित है, गुरुकुल से संबंधित है। पबज्जा संस्कार कब होता था? जब विद्यार्थी का मठ में प्रवेश होता था तब पबज्जा संस्कार होता था। प्रश्न है कि जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार होता था? तब उपसंपदा संस्कार होता था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उपसंपदा रिचुअल वाज परफॉर्म्ड इन द चाइल्डहुड व्हेन द चाइल्ड लेफ्ट द मोनास्ट्री आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। बौद्ध काल में बालक शिक्षा की समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब उसका उपसंपदा संस्कार होता था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न है मेन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज, बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। एंड योर ऑप्शंस आर ए अचीवमेंट इन लाइफ, जीवन में कैवल्य प्राप्ति, बी अटेन हेवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना, सी अचीव साल्वेशन या मोक्ष प्राप्ति, एंड डी अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा फ्रॉम लाइफ, या जीवन से निर्वाण की प्राप्ति। तो डियर स्टूडेंट्स, बौद्ध शिक्षा का जो प्रधान उद्देश्य था, जो मेन एम था, दैट वाज अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा फ्रॉम लाइफ, जीवन से निर्वाण की प्राप्ति जो है बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37, प्रश्न है सर विलियम हंटर वाज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। सर विलियम हंटर निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए मुदालियर कमीशन, बी इंडियन एजुकेशन कमीशन, सी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, एंड डी कोठारी कमीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सर विलियम हंटर थे वे किस आयोग के अध्यक्ष थे? 1882-83 की बात करते हैं तो 1882-83 में एक कमीशन आया था जिसका नाम था हंटर कमीशन, और उसी कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है। तो 83 की बात करते हैं, 82 में हंटर कमीशन आया था, या उसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इंडियन एजुकेशन कमीशन है भारतीय शिक्षा आयोग। तो सर विलियम हंटर ने किस आयोग के अध्यक्ष थे? वे भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, और इसीलिए उस आयोग का नाम हंटर आयोग भी
पड़ा, और यह आयोग कब बना था? 1882-83 में पड़ा था। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है, परा एंड अपरा विद्यास आर रिलेटेड टू। परा और अपरा विद्या जो है वो किससे संबंधित है? तो परा और अपरा विद्या जो है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ए वैदिक एजुकेशन, बी मिडिवल एजुकेशन, सी बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड डी मॉडर्न एजुकेशन। वैदिक शिक्षा से, मध्यकालीन शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से और आधुनिक शिक्षा से। तो परा और अपरा विद्या, जो परा विद्या है वो कौन सी विद्या है? वो आध्यात्मिक विद्या मानी जाती है, और जो अपरा विद्या है वो कौन सी विद्या है? अपरा विद्या को सांसारिक या लौकिक विद्याएं मानी जाती हैं। तो परा और अपरा, तो परा में क्या हो गया? आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो गया, और अपरा विद्या में लौकिक या सांसारिक शिक्षा हो गई। और यह किस काल की विशेषता है? यह वैदिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। परा और अपरा विद्याएं संबंधित है वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इज, समापवर्तन का अर्थ है, एंड योर ऑप्शंस आर, ए रिटर्निंग होम, गृह वापसी, बी गो टू टीचर, गुरु के पास जाना, सी टू सिट क्लोज, समीप बैठना, एंड डी है टू डिस्क्राइब या वर्णन करना। तो डी समापवर्तन संस्कार जो होता था उसमें कहा जा रहा है कि जो समापवर्तन शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? तो समापवर्तन का अर्थ होता है रिटर्निंग होम या गृह वापसी। द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस इज रिटर्निंग होम। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, द मेन सैक्रेमेंट ऑफ वैदिक एजुकेशन वाज, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, एंड योर ऑप्शंस आर, ए उपनयन संस्कार, बी उपसंपदा संस्कार, सी उपबज्जा संस्कार, एंड डी बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए बिस्मिल्लाह संस्कार किससे संबंधित है? मुस्लिम काल से संबंधित है, मुस्लिम शिक्षा संबंधित है। उपसंपदा और पबज्जा संस्कार जो है वो बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। उपनयन संस्कार जो है वो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, और ये कब होता था? जब विद्यार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होता था तो उपनयन संस्कार होता था। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने एजू बीड 104 कॉन्टेम्परेरी इंडिया इन एजुकेशन समसामयिक भारत और शिक्षा का जो पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, उसको सॉल्व किया हम लोगों ने। जो इसके पूर्व में वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों को देखा, और 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको देखा था। और आज की इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं, देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना हुआ है, घंटी का आकार बना है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।